Hey Shriang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग पिछले 2 मंथ से अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर चुका था क्योंकि अब विंग इस मेंशन में अकेला नहीं रहता था बल्कि उसके साथ और 5 लोग ज्वाइन हो चुके थे जिनसे विंग अटैच हो चुका था। एक्चुअली विंग ने जब इन 5 को उस विलेज से बचाया था तभी नी मिंजू, मेंग्याओ, वेनिंग, नी हुसैन और वांगजी ये 5 भी इस मेंशन से जाना चाहते थे। इनफैक्ट दूसरे ही दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे सब ने विंग को बता दिया था कि वो थोड़ी ही देर बाद अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए निकलने वाले हैं। सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब सब उसी अपार्टमेंट में रहेंगे जो वेनिंग ने रेंट पर लेके रखा है। साथ ही नीमिंजू और मेंग्याओ भी यहाँ कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे जिससे उनका नॉर्मल खर्च तो चल ही जाएगा, बात का बाद में देखेंगे। लेकिन पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जैसे ही विंग ने इन सब लोगों के जाने की बात सुनी थी वो अपसेट हो चुका था। उसने उस रात तो कुछ नहीं कहा पर दूसरे दिन उसने सबको जाने से मना कर दिया था। अब सब इसका वैलिड रीज़न जानना चाहते थे तो विंग ने सबसे कह दिया था कि हो सकता है मास्टर नी के लोग अभी भी नी मिंजू और नी हुसैन को ढूंढ रहे होंगे और हो सकता है कि वो विलेजर फिर से इन दोनों को, इनफैक्ट इन तीनों को, जिसमें अब ऑब्वियसली मेंग्याओ भी था, उसे हर्ट कर सकते हैं। और अब तो वेनिंग और वांगजी से भी वो लोग नफरत करने लगे हैं तो वो इन 5 को भी हर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनका अकेले वहाँ जाना सही नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो एड्रेस मास्टर नी जानते हैं। तो वहाँ जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से अच्छा है कि कुछ दिन वो यही रह जाए। कहीं ना कहीं विंग की इस बात में पॉइंट तो था पर यूं ही एवे किसी के घर में रहना सही नहीं होता ना, तो इसीलिए सब ने विंग से कहा था कि वो कोई ना कोई वर्क करेंगे। विंग इस बात से अग्री हो चुका था क्योंकि वो ऑब्वियसली जानता था कि ये सब सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हैं तो ऐसे तो रहने नहीं वाले। इसीलिए विंग ने सबको अपना अपना वर्क करने के लिए अलाउ कर दिया था। नी मिंजू जिन्होंने विंग के सिक्योरिटी हेड की जगह संभाल ली थी, वांगजी, नी हुसैन और वेनिंग ये तीनों भी विंग की कॉरपोरेशन में वर्क करते थे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी स्टडी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने में ही थी तो अब वो विंग के कॉरपोरेशन में पार्ट टाइम वर्क कर सकते थे। मेंग्याओ जिसने मेंशन की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, सर्वेंट्स को, गार्ड्स को, साथ ही बाकी सारी चीज़ों को मेंशन से मेंग्याओ लीड करता था। मेंग्याओ ने पूरे मेंशन को अच्छी तरीके से संभाल लिया था। इनफैक्ट मेंग्याओ ही सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाता था। ऑब्वियसली मेंग्याओ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, इसलिए जब से मेंग्याओ इस घर में आया था तब से विंग मेंग्याओ के अलावा किसी और के हाथ का खाना खाता ही नहीं था क्योंकि मेंग्याओ के खाने में वो होता है ना घर का स्वाद, कुछ ऐसी फीलिंग विंग को फील होती थी। ऑब्वियसली विंग बहुत बड़े बड़े शेफ्स के हाथ का खाना खाता था पर पता नहीं क्यों मेंग्याओ के हाथ के खाने में उसे एक अलग अपनापन फील होता था, इसीलिए उसे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। साथ ही विंग अब मेंग्याओ को याओ गग और साथ ही नी मिंजू को कहने लगा था। वो वांगजी, वेनिंग और नी हुसैन इन तीनों को अपने अपने नाम से ही बुलाता था क्योंकि ऑब्वियसली उन सब की एज लगभग सरीखी ही थी तो उनसे बात करने में कोई फॉर्मेलिटी तो थी नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो हुसैन और वांगजी दोनों भी विंग से छोटे ही थे क्योंकि विंग की एज अभी फ़िलहाल 24 थी। ऐसे ही उन लोगों का हैप्पी टाइम बीत रहा था। अब विंग घर भी जल्दी आना स्टार्ट कर चुका था। वो करीबन 8 बजे ही घर में आ जाता था और सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता था जहां वांगजी, वेनिंग और नी हुसैन भी उसके साथ जाते थे। पर ऑब्वियसली विंग अलग कार में जाता था और ये तीनों अलग, क्योंकि ये तीनों भी नहीं चाहते थे कि ऑफिस में किसी भी तरह के रूमर्स स्प्रेड हो, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था। विंग को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली विंग के लिए भी ये थोड़ा टफ हो सकता था। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती तो विंग को ही उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता, इसीलिए विंग भी इस बात पर मान चुका था।
इन 2 मंथ्स में बहुत सारी सिचुएशंस बदल चुकी थी। विंग पहले की तरह कोल्ड और रूड नहीं रहता था। इनफैक्ट वो जब भी अपने घर में एंटर करता था तब उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल होती थी। वो हर बार सबसे हैप्पीली बात करने लगा था, साथ ही वो हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। मेंग्याओ और नी मिंजू तो विंग को हद से ज़्यादा पैम्पर करते थे, उसे अपना समझते थे और उसकी हर बात को सुनते थे। विंग को इन पांचों के बर्ताव से अब जाकर कहीं प्योर लव के बारे में पता चल रहा था। ये फीलिंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। किसी का अपने लिए केयर करना क्या होता है ये विंग को अब जाकर कहीं पता चला था। साथ ही इन 2 महीनों में विंग की और वांगजी की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी थी, लेकिन वो नज़दीकियाँ प्यार से नहीं बल्कि नोक झोंक से बढ़ती थी। विंग अक्सर वांगजी को टीज करता रहता था और वांगजी विंग पर हमेशा अपना गुस्सा उतारता रहता था। वांगजी और विंग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी कि अब उनमें वो फॉर्मेलिटी भी बची नहीं थी। वांगजी सीधा विंग को विंग कहकर ही पुकारता था और उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा करता था। कभी कभी तो वांगजी बच्चों की तरह विंग से लड़ता था और विंग के पीछे भागने लगता था, ऑब्वियसली उसे पकड़कर मारने के लिए, जिसमें नी हुसैन और वेनिंग भी उसका सपोर्ट करते थे। देखा जाए तो उस मैंशन में 2 टीम बन चुकी थी, जिसमें एक में वांगजी और वेनिंग था और सेकेंड टीम नी हुसैन और विंग की थी, क्योंकि विंग और नी हुसैन वेनिंग और वांगजी को टीज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। वही वेनिंग और वांगजी वो दोनों भी इन दोनों को धोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, जिसमें अक्सर मेंग्याओ और नी मिंजू पिस जाते थे। वो अक्सर इन दोनों की लड़ाइयाँ रोकने में लग जाते थे। मैंशन में रहते रहते इन पांचों को भी विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी और उन बातों को जानकर ये पांचों समझ सकते थे कि विंग कितना ज़्यादा अकेला है। अपनी लाइफ में इतना पैसा होने के बावजूद भी विंग के पास प्यार नहीं है, केयर नहीं है, कंसर्न नहीं है, इसीलिए शायद विंग उन्हें यहाँ रोकना चाहता है। मेंग्याओ को तो इस मेंशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी थी। जैसे मेंग्याओ को पूरे मेंशन में कहीं भी जाने की आज़ादी थी, पर मेंग्याओ इनफैक्ट कोई भी सर्वेंट या घर का कोई भी पर्सन 4th फ्लोर पर नहीं जा सकता था। वो एरिया सिर्फ विंग के लिए ही बनाया गया था। इनफैक्ट विंग ही बस वहाँ जाता था, बाकी किसी और को परमिशन नहीं थी वहाँ जाने की। इनफैक्ट 4th फ्लोर की सफाई करने के लिए भी विंग ने सारे सर्वेंट्स को मना करके रखा था। वो एरिया सिर्फ विंग से ही बिलोंग करता था और किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। इनफैक्ट मेंग्याओ ने भी जब वहाँ जाने की एक बार कोशिश की थी तो विंग ने उसे वहाँ जाने के लिए मना कर दिया था। अब मेंग्याओ भी विंग के ऑर्डर के बिना उस एरिया में जाना सही नहीं समझता और वो नीचे आ चुका था। आज तक कोई भी ये नहीं जानता था कि 4th फ्लोर पर एक्चुअल में है क्या। बस वहाँ रूम्स है ये बात सबको पता थी, पर उन रूम्स के अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसे विंग पूरी दुनिया से छुपाता है, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। मेंग्याओ को एक और बात पता चली थी विंग के बारे में कि विंग जब हद से ज़्यादा सैड होता है तभी वो ड्रिंक करता है, और जब विंग हद से ज़्यादा ड्रिंक करता है तभी वो उन 4th फ्लोर पर जाता है। उसके अलावा विंग रेगुलरली कभी भी 4th फ्लोर पर नहीं जाता। 4th फ्लोर की क्लीनिंग एक मिडल एज लेडी करती थी जिसका नाम ग्रैनी वेन था। विंग उन्हें बस एक ही दिन बुलाता था मंथ में और वही लेडी पूरे 4th फ्लोर को क्लीन करती थी। उसके अलावा वो लेडी कभी भी मेंशन में रेगुलरली वर्क पे नहीं आती थी। कहा यह जाता था कि वो लेडी विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती है, पर वो लेडी म्यूड है क्योंकि आज तक उस लेडी ने किसी से भी बात नहीं की, जिससे मेंग्याओ एक बात तो समझ चुका था कि विंग की लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। उसने इस बारे में नी मिंजू से भी बात की थी। नी मिंजू भी जानते थे कि 4th फ्लोर पर ही कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, बाकी पूरा मेंशन कैमराज से कवर रहता है।
पर वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। खैर, उन्हें विंग की पर्सनल लाइफ में इतनी जल्दी इंटरफेयर करने का चांस तो नहीं मिलने वाला था। अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए तो उन सब की लाइफ बहुत हंसी खुशी से बीत रही थी। और इतने ही वक्त में मेंग्याओ और नी हुसैन, नी मिंजू, ये तीनों भी एक बात तो समझ चुके थे कि विंग कहीं ना कहीं वांगजी के लिए अट्रैक्टेड फील करता है। साथ ही वांगजी भी विंग को एडमायर करने लगा है, पर उन दोनों का रिश्ता अभी तक सिर्फ अट्रैक्शन में ही अटका पड़ा है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं रहा। क्योंकि विंग ये नहीं कह सकता था कि वो वांगजी से प्यार करने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे प्यार ये क्या होता है ये फीलिंग पता ही नहीं थी, इसीलिए वो इसे प्यार का नाम तो नहीं दे रहा था। साथ ही वांगजी जो ऑलरेडी बचपन से अकेला रहा है, उसकी सिचुएशन भी विंग से अलग नहीं थी। कहा जाए तो विंग के पास प्रॉपर्टी थी और वांगजी के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, बस इतना ही डिफरेंस था उन दोनों की लाइफ में। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही थी ना। विंग अनाथ था, वांगजी भी अनाथ था। विंग की लाइफ में केयर करने वाला कोई नहीं था। वांगजी की लाइफ में वेन्निंग जब से आया था तब से थोड़ा लव केयर ये सब फील वांगजी करने लगा था, लेकिन वेन्निंग के अलावा वांगजी की लाइफ में भी कोई और नहीं था। और रही बात वेन्निंग की, तो वांगजी उसे अपना भाई मानता था और ब्रदरली लव करता था, तो ऑब्वियसली वांगजी को भी पार्टनर वाले प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने जितना भी देखा था उतना सिर्फ नी हुसैन और वेन्निंग के बीच में जो अटैचमेंट थी या उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन थी वही देखी थी उसने। वांगजी ये तो जानता था कि वो विंग के प्रति अट्रैक्ट है, लेकिन विंग शायद वो भी समझने में अभी थोड़ा बुद्धू ही था, क्योंकि उसे वो भी समझ में नहीं आया था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। नी मिंजू ने और विंग ने मिलकर वेन्निंग और नी हुसैन की मैरिज भी फिक्स कर दी थी। साथ ही विंग ने डिसाइड किया था कि वो एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे, लेकिन उनकी लाइफ में उन 6 पर्सन के अलावा कोई और तो था नहीं, इसीलिए सब ने डिसाइड किया कि मैंशन को ही डेकोरेट करेंगे और यही उन दोनों की शादी होगी। ये इस बात को विंग ने और बाकी सब ने भी परमिशन दे दी थी, इसीलिए आज वेन्निंग और हुसैन की मैरिज फाइनली हो रही थी। मैंशन को बहुत ब्यूटीफुली उन दोनों के टेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया गया था। बीचों बीच एक पोडियम बनाया गया था, साथ ही टेस्टी फूड और वाइन का भी इंतज़ाम था। इस वेडिंग में बस ये 6 पर्सन, कोर्ट के कुछ पर्सन्स जो इन दोनों को तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट देने वाले हैं वो लोग, और कुछ सर्वेंट्स इंक्लूड थे। यूँ कहा जाए तो मेंशन के सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स इंक्लूड थे। कुछ ही देर बाद प्रीस्ट वहाँ खड़ा था और उसके सामने अल्फा वेन्निंग खड़ा था। थोड़ी ही देर बाद सबका ध्यान मेंशन के एंट्री गेट पर जाता है, जहाँ हुसैन अपने भाई नी मिंजू का हाथ पकड़ के आ रहा था। हुसैन के फेस पर ब्लश था, साथ ही वेन्निंग के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। कुछ ही देर बाद नी मिंजू नी हुसैन को वेन्निंग के पास लेकर आते हैं और उसका हाथ वेन्निंग के हाथ में देते हुए कहते हैं, मेरे भाई का ख्याल रखना। वेन्निंग नोट करता है और नी हुसैन को अपने साइड में खड़ा कर देता है। प्रीस्ट उन दोनों से मैरिज वॉव्स लेने के लिए कहते हैं और कुछ ही देर बाद वो सब वेडिंग को एंजॉय करने लगते हैं। वेन्निंग और नी हुसैन अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और बाद में किस के साथ वेडिंग को लॉक करते हैं। नी मिंजू आज हद से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली उनके भाई को उनका प्यार मिल चुका था। एक्चुअली नी मिंजू की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नी मिंजू अपनी स्टडी जब सिटी में कंप्लीट कर रहे थे तब अचानक उनके फादर ने उन्हें वापस बुला लिया था। नी मिंजू को ना चाहते हुए भी गांव को जाना पड़ा था, जहां नी मिंजू को पता चला कि नी हुसैन भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। इस बात पर उसके फादर अपोज कर रहे थे, पर नी मिंजू इस बात को मान चुके थे और वो अपने फादर से हुसैन के लिए लड़ रहे थे। पर मास्टर नी जो इस बात को मान तो चुके थे कि हुसैन सिटी जाकर पढ़ सकता है, पर उसकी एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि नी मिंजू को सिटी से वापस आकर विलेज का सारा
काम संभालना होगा। अगर नी मिंजू ऐसा नहीं करेंगे तो वो सारी जिम्मेदारी नी हुसैन उठाएगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद तो नी मिंजू को वापस विलेज आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी ही थी। इसीलिए नी मिंजू ने अपने भाई के लिए अपनी फर्दर स्टडीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया था और वो नी हुसैन की जगह पर गांव में आ चुके थे और हुसैन मिंजू की जगह पर सिटी जाकर पढ़ने लगा था। इसी दौरान मास्टर नी ने नी मिंजू के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी फिक्स कर दी थी जो मेंग्याओ से थी। मेंग्याओ भी ये शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो भी अपना करियर आगे करने के लिए शहर में जाना चाहता था, पर वो एक ओमेगा था तो ये तो मुश्किल ही था। इसीलिए उसे भी ना चाहते हुए नी मिंजू से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये आज तक भी साथ है। देखा जाए तो ये अरेंज मैरिज से लव मैरिज तक का ब्यूटीफुल सफ़र था। नी मिंजू बहुत ग्रेटफुल थे कि उनकी लाइफ में मेंग्याओ जैसा क्यूट ओमेगा आया, वरना कोई और होता तो शायद नी मिंजू अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके होते। ऑलरेडी उनसे उनका करियर तो छूट चुका था, पर एटलीस्ट अपनी पर्सनल लाइफ में तो भी नी मिंजू सेटल थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई भी इन बातों से सफ़र करे। इसीलिए सिर्फ वो मास्टर नी के हर डिसीजन को अपोज कर रहे थे और हुसैन का साथ दे रहे थे उसके प्यार को हासिल करने में। पर मास्टर नी की जिद के आगे नी मिंजू भी हार चुके थे और वो अपने भाई को बस लाचारी से उसकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे थे। पर इस बार मिरेकल हो चुका था और फाइनली विंग उनकी लाइफ में मिरेकल बनके आया था और उन सब को बचा लिया था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.